हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक प्लस अकेडमी। इसमें इंडियन पॉलिटी बाइलर लक्ष्मीकांत को स्टार्ट किया है। सेकेंड चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे डिमांड होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कैसे इसको फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट होते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि ये वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे जो ने पास किया था। हमने पढ़ा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा कौन कौन सा चेंजेज हुआ था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किया था, कौन कौन से अदर फंक्शन थे वो भी हमने पढ़ा था, साथ ही टाइमलाइन भी हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था तो उसके बाद बहुत सारे टास्क थे, तो उन टास्क को डिवाइड करने के लिए छोटे छोटे कमेटी बना दिया गया था। ठीक है, और हर कमेटी को एक टास्क दे दिया गया था कि आपको यही टास्क करना है। एक मेजर कमेटी थी, बाकी सारे माइनर कमेटी थी। ठीक है, तो मेजर कमेटी में सबसे पहले आता है यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सबसे वास्ट जो मेन था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब संविधान को बनाने का जिम्मेदारी। ठीक है, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर पांचवा जो था वो था एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। था जो था वो था रूल्स प्रोसीजर कमेटी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी उसमें कौन कौन सा रूल्स होगा, प्रोसीजर होंगे, उसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सातवां जो था वो था स्टेट्स कमेटी, मतलब स्टेट करना, उसका जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी था एक, और हाँ वो था, उनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमेटी था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनके ऊपर संविधान को, भारत के संविधान को बनाने की जिम्मेदारी थी। उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनके साथ साथ टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, कमेटी को जो बनाया गया था, सेटअप किया गया था, वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, मतलब आज़ादी के 14 दिनों बाद। ठीक है, इसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इनके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला और एन माधवा राव थे। ठीक है, इनसे पहले बी एल मित्तर थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इनको रिप्लेस कर दिया जाता है एन माधवा राव से। ठीक है, फिर एक थे डीपी खेतान। डीपी खेतान को बीच में ही इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से टीटी कृष्णमाचारी को इनके जगह पर लाया जाता है। तो ये 7 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी भारत के संविधान को बनाने की। ठीक है, इन लोग तो 141 दिनों में ये बैठे थे, और उसमें इन्होंने जो संविधान की जो फर्स्ट कॉपी थी, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, वो इन्होंने फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया कि ये हमने संविधान बनाया, आप देखो, इसको डिस्कस करो। ठीक है, और उन्होंने 8 महीने का टाइम दिया डिस्कस करने का, कि जो हमने बनाया उस पर आप डिस्कस करो। और वापस से 8 महीने बाद इसको उन्होंने जो भी सुधार किया गया, जो भी अमेंडमेंट किया, उसके अलावा सेकेंड ड्राफ्ट इन्होंने अक्टूबर 1948 में पेश किया। ठीक है, लगभग 8 महीने बाद। जब हमारा संविधान पूरी तरह से बन गया तो इसको इनैक्ट किया गया। ये दो यहाँ पर टर्म आते हैं, इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट। इनैक्टमेंट मतलब होता है पारित करना, और इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना। अगर बिल को पास करती है तो पहले एक्ट बनता है, कानून बनता है, तो एक्ट वो लागू होता है। मतलब लेजिस्लेटिव का काम क्या है? इनैक्टमेंट करना है, लागू करना, सॉरी पारित करना। लेकिन जो पुलिस का काम है वो उसका काम है उसको लागू करवाना। ठीक, अक्टूबर 1948 में तो हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो इसको फाइनल ड्राफ्ट जो बन जाता है उसको बाद इसको 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया जाता है पहली रीडिंग के लिए। बी आर अम्बेडकर इसको पेश करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी है, आप इसको पढ़ो, और हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। जो भी आपको अच्छा या बुरा लगे आप हमें सजेशन दो, ताकि हम इसको चेंज करें। इसके लिए उन्होंने 5 दिन का समय दिया, मतलब 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ, तो ये 9 नवंबर 1948 तक चलता है। ठीक है, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ा गया था, मतलब ज़्यादा इसको डिटेल में गए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, और साथ ही साथ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रीडिंग के लिए इसको पेश किया गया। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, इसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाता है, मतलब पूरे डिटेल के साथ पढ़ा जाता है। हर एक आर्टिकल, हर एक क्लॉज को बहुत ही बारीकियों से पढ़ा जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका स्टार्ट होता है 15 नवंबर से 1948 से, और ये चलता है 17 अक्टूबर 1949। लगभग 1 साल तक इस पर डिस्कशन होता है। ठीक है, आप समझ लो कितना वास्ट डिस्कशन हुआ होगा। ठीक है, इस डिस्कशन में टोटल 7,653 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया जाता है कि भाई इतने अमेंडमेंट्स हैं, हमें इस पे तो संविधान में इतने अमेंडमेंट्स करने हैं। ठीक है, उनमें से 2473, लगभग 2473 ही को ही एक्चुअली में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो जब सेकेंड रीडिंग के बाद जितने अमेंड किए गए, जो भी चेंजेस किए गए, उसके बाद जो हमारा फाइनल था वो फाइनल रीडिंग, थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 को पेश किया गया। ठीक है,
मतलब आप समझ लो फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पेश किया गया था, मतलब संविधान लिख दी गई थी और 8 महीने का टाइम दिया गया था इसको डिस्कस करने की। उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में पेश किया गया, ठीक है, और 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग के लिए पेश किया जाता है और 5 दिन का समय दिया जाता है, 5 9 नवंबर तक। बाकी सेकेंड रीडिंग के लिए 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, लगभग एक साल तक इस पर डिटेल डिस्कशन चलता है और फाइनली 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग के लिए इसको पेश किया जाता है, ठीक है। तब जो फाइनल में क्या होता है, बी आर अम्बेडकर खड़े होते हैं और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये मोशन पास करते हैं कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और इसको पास करने के लिए हम मोशन को लाते हैं। जैसे कोई भी अगर कानून बनाना होता है तो क्या होता है कि जो सरकार की कोई भी एक मेंबर उठ करके अपना जो है बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा के सामने लाता है और बोलता है कि ये हमारा बिल है या मोशन है, हम इसको पास करवाना चाहते हैं। जो भी तो स्पीकर क्या करता है, बोलता है कि जो भी इसके समर्थन में हाँ करे, हाथ उठाए, और जो भी इसके संबंध विरोध में वो अपना नाम है आंसर दें। अगर हाँ का नंबर ज़्यादा होता है तो वो कानून पास हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार 14 नवंबर 1949 को ये मोशन को बयान अम्बेडकर पास, मतलब, और ये 26 नवंबर 1949 को हमारा फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास हो जाता है। मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत को नया संविधान मिल जाता है। इस पर बाकी जितने भी मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 299 मेंबर्स थे टोटल, क्योंकि पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 299 ही मेंबर्स थे, ठीक है। 299 मेंबर्स में कुछ दिन सिर्फ 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। तो सारे जितने प्रेजेंट मेंबर्स थे सबने अपना अपना साइन किया और हमारे देश को संविधान मिल गया 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन पास कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। इस टोटल 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे, ठीक है। साथ ही साथ एक प्रियम्बल था। ये प्रियम्बल जब पूरे संविधान को लिख दिया गया था, जितने भी आर्टिकल्स शेड्यूल थे लिख दिए गए, उसके बाद प्रियम्बल्स को लाया गया था। मतलब इसीलिए प्रियम्बल्स को क्या बोला जाता है? प्रियम्बल्स एक समरी है, ठीक है, एक निचोड़ है पूरे हमारे संविधान का, इसलिए संविधान की आत्मा बोला जाता है प्रियम्बल के, ठीक। और इसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है क्योंकि ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इनके ही सुपरविजन में हमारा संविधान लिखा जाता है। इनको मॉडर्न मनु भी बोलता है क्योंकि आपको पता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, लेकिन उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्यों क्यों हमने एक इतने दिन वेट किया? क्योंकि आपको पता होगा क्या होता है, उसके चेयरमैन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था 1930 में हुआ था, उसके जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या क्या बोला था कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज के दिवस के तौर पर मनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस देश के डे के इम्पोर्टेंस को रखते हुए 26 जनवरी 1950 तक को वेट किया गया और उस दिन हमारा संविधान लागू किया गया, ठीक है। लेकिन उस बीच देश को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो कानून चाहिए, संविधान चाहिए। इसके लिए इन आर्टिकल्स को 5 6 7 8 9 391 392 ये जो साथ थे उसी दिन लागू कर दिया गया था, लेकिन जो मेजर पार्ट था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कोई भी काम बड़ा सा काम हो उस पर क्रिटिसिज्म ना हो, ये हो नहीं सकता। तो संविधान बनकर रेडी होता है, हमारे देश को संविधान मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसके भी क्रिटिसिज्म करते हैं। कुछ क्रिटिक्स होते हैं जो इस पर भी सवाल पैदा करते हैं। कौन कौन से क्रिटिसिज्म होता है, आइए हम सुनते हैं। पहला था कि लोग बोलते हैं कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। लोग ये बोलते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक चुनी हुई बॉडी नहीं है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि जो इनके मेंबर्स थे उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था यहाँ के लोगों ने, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं था। आपको पता होगा कि वहाँ पहले क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइज था, हर कोई वोट नहीं कर सकता था। जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास ज़मीन है, जो टैक्स पे करता वही लोग ही सिर्फ वोट करते थे। तो हम ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है। दूसरी ये बात बोली गई थी कि ये जो आपका ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको बनाया ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने था और आपने जो पहला मीटिंग किया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन पे किया था। तो आप एक सॉवरेन बॉडी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था। लोग वो ये बोलते हैं कि बहुत सारा टाइम लिया आप लोगों ने, और साथ ही साथ जो देश का पैसा भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बर्बाद किया, टाइम कंज्यूमिंग था। क्योंकि जो इसमें ये लोग बोलते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में बनकर रेडी हो गया, लेकिन आपने इतना साल लगा दिया बनाने में। एक मेंबर्स ने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं हो बल्कि ड्रिफ्टिंग कमेटी हो। लेकिन इसमें जोग्राफिकली और हर तरीके से डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है। तो ऐसे डाइवर्स कंट्री को चलाने के लिए नहीं एक टाइम लग सकता है, बनाने में लगा था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म था कि ये लोग बोलते हैं कि इसमें मोस्टली डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, ज़्यादातर इसमें मेंबर्स क्या हैं, कांग्रेस के ही हैं, अदर पार्टी का तो
कोई नाम निशान भी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के लोग ही हैं। तो इस पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब इंडिया। ठीक है, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। और जो अगला क्रिटिसिज्म था, ये लोग बोलते हैं कि ये इसमें ज़्यादातर लोग लॉयर पॉलिटिशियंस हैं। आम आदमी तो है ही नहीं, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं है। ज़्यादातर लोग लॉयर हैं या पॉलिटिशियन है। और आपने इतना कॉम्प्लेक्स, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, जो आम आदमी की समझ से बाहर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉयर हैं और उन्होंने अपने लॉ का ज्ञान इसमें उड़ेल दिया है। आम आदमी इसको समझ ही नहीं पा रहा। साथ ही साथ वो ब्रिटेन के उस टाइम के विंस्टन चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पर सिर्फ एक ही कम्युनिटी का बोलबाला है, हिंदुओं का। अदर कम्युनिटी तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, ये सारे क्रिटिसिज्म थे हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि जो एलिफेंट है उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सील के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। बी एन राव जो थे, सर बी एन राव, इनका जो टाइटल था सर टाइटल दिया गया था, ये हमारे लीगल एडवाइजर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। तीसरा एच वी अयंगर थे, ये सिक्योरिटी थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। तीन नाम आता प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये क्या थे, कैलीग्राफर थे। इन्होंने जो ओरिजिनल संविधान था ना, जो इंग्लिश में लिखा गया था, उसको इटैलिक तौर पे, मतलब इटैलिक मतलब होता है टेढ़ा टेढ़ा ऐसे लिखते हैं। तो कैलीग्राफर क्या होता है, किसी जैसे कोई भी लिख रहा है तो इसको जो स्टाइल से लिख देते हैं, थोड़ा सा सजा कर लिखते हैं, उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो कैलीग्राफर थे। और जो शांति निकेतन के बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने ओरिजिनल संविधान को सजाया था, उस पर कारीगरी करी थी, उसमें फूल पत्ती बनाए थे, जिनमें नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने डेकोरेट किया था संविधान को। इसके साथ ही बसंत कृष्ण वैद्य थे, जिन्होंने हिंदी वर्जन में लिखा था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हिंदी वर्जन में कैलीग्राफी किया था। जो इंग्लिश वाला था कैलीग्राफी, इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। जो हिंदी वाला वर्जन था उसको बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि जो पहला संविधान लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन 1987 में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और इसमें एक आर्टिकल एक्ट किया जाता है 394A। ठीक है, इसको 22 में पार्ट में इसको ऐड किया जाता है। और ये एक एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। और हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो उसको इक्वल मीनिंग होगा और इक्वल इसका वेटेज होगा इंग्लिश वाले टर्म का। ठीक है, जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसका इक्वल वेटेज होगा इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन का, और दोनों का मीनिंग भी सेम होना चाहिए। जो इंग्लिश में मीनिंग है वही मीनिंग, सेम मीनिंग हिंदी में फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर कोई किसी भी प्रकार का विवाद होता है कि इंग्लिश में कुछ और मतलब है, हिंदी में कुछ और मतलब हो जा रहा है, तो उस पर प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन लेंगे। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें।